हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आपके सामने लाया हूं फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है ये एक गांव की घटना है। एक गांव है जिसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है गंगा। गंगा की उम्र 50 से 55 साल की होती है। गंगा की पत्नी भी है और 2 बच्चे भी। बच्चों की शादी हो गई रहती है। बच्चे अपने परिवार के साथ शहर में रहते हैं। गांव के अंदर रोजगार ना होने के कारण वो शहर में ही रहते हैं। गंगा अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहता है, खेती बाड़ी करता है और मछलियाँ पकड़ता है। गंगा जो होता है मुख्य रूप से मछुआरे समुदाय से होता है। समय समय पे वो मछली मारता है और उसकी पत्नी उसे बेचती है। ये जो समय है ये बरसात का समय है। बरसात में जितने भी नदी नहर जो होते हैं वो सभी पानी से भरे होते हैं। मछलियाँ भी खूब होती हैं। जितने मछुआरे होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे मछली पकड़ने वाले जाल और उपकरण लगा देते हैं ताकि वो अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ सकें और उनको बेच सकें। गंगा भी यही करता है। वो भी अपनी चुनी हुई जगह पे जाता है और मछली पकड़ने का जाल बिछाता है और उसी के पास में एक छोटी सी कुटिया भी बनाता है, क्योंकि मछलियों के लिए उसे दिन और रात दोनों वहाँ रहने पड़ते हैं। मछलियाँ जो होती हैं दिन से अधिक रात को आती है। गंगा जहाँ अपनी मछली बिछाने का जाल लगाता है उसी के पास में शमशान होता है। खैर, गंगा को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। गंगा शुरू से ही निडर व्यक्ति था। उसके जीवन में आज तक कभी किसी प्रकार का कोई भूत प्रेत की कोई बात सामने नहीं आई थी। गांव का जो ये शमशान था वो खुली बाउंड्री का था, किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं थी। एक बड़ा सा खेत जैसा था जिसके अंदर जो भी गांव के लोग मारे जाते थे उसी के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। उसी समय गांव के अंदर एक लड़की की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम होता है मीरा। मीरा जो होती हैं शरीफ होती हैं और काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। गंगा का ये रिलेटिव होता है। गंगा से काफ़ी से अच्छे संबंध होते हैं। गंगा को इस बात को बहुत दुखी होता है। मीरा को जो होता है सांप काट लिया जाता है, क्योंकि बरसात में अक्सर सांप अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। हॉस्पिटल दूर हो जाता है। रास्ते में ही ले जाते मीरा की मृत्यु हो जाती है। उसको वापस लाया जाता है। ये बात गंगा को ही पता लगती है। गंगा भी उस पे घर भी जाता है उसे देखने के लिए, लेकिन लड़की की मृत्यु हो चुकी होती है। सभी शोक मनाने लगते हैं, रोने गाने लगते हैं। गंगा भी वहाँ जाकर रोता है क्योंकि उसका रिलेटिव था और मीरा से काफ़ी अच्छे उसके रिलेशन थे। सभी लोग कर्म क्रिया का सामान लेके उसे शमशान में जाते हैं जहाँ गंगा अपना मछली पकड़ने का जाल बिछाया रहता है। जैसे तैसे उस लड़की का क्रियाक्रम किया जाता है और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन से फिर सभी जैसे लोग कार्य करते थे अपने कार्य में लग जाते हैं। गंगा भी वही जगह जाता है, मछली पकड़ता है और उसकी पत्नी उसे बेचने चली जाती है। 1-2 दिन बीते ही थे कि एक रात गंगा जब अपनी जगह पे सोया हुआ रहता है जहाँ उसने मछली पकड़ने का जाल बिछाया था, अचानक उसके कान में आवाज़ आती है, गंगा, ओ गंगा भैया। उसकी आंख झटके से खुलती है। उसे लगता है शायद किसी ने बुलाया। फिर वो सोचता है नहीं, यहाँ कौन बुलाएगा शमशान में, यहाँ तो खाली मैं हूँ और मेरी मछलियाँ हैं। और फिर अपनी सो जाता है। फिर आवाज़ आती है, गंगा भैया, ओ गंगा भैया। वो एकदम चौंक जाता है और उठ के बैठ जाता है। वो कहता है, यार ये मुझे आवाज़ कौन दे रहा है बार बार, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गंगा देखता है और जो झोपड़ी उसने बनाई थी रहने के लिए वहाँ,
वो झोपड़ी से बाहर आता है। वो देखता है कि मीरा, जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो भी शमशान में खड़ी है और वो उसे आवाज़ दे रही है, गंगा भैया, ओ गंगा भैया। अब उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, एकदम शुद्ध हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। धीरे धीरे मीरा उसके पास आती है। करीबन 10 से 15 कदम दूरी पर जाके वो रुक जाती है। गंगा ये देख के बहुत भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि क्या ये सपना है, ये हकीकत है। उसे कुछ दिमाग उसका बिल्कुल काम करना ही बंद हो जाता है, क्योंकि गंगा के सामने आज तक कभी ऐसी घटना हुई नहीं थी। ये पहली बार था। गंगे एकदम पत्थर की बाती बन जाता है। मीरा कहती है, गंगा भैया, ओ गंगा भैया, मेरी माँ को कहना कि मेरा सैंडल उसी घर में बांस के रेक पे रखा हुआ है। वो कहती है कि मेरी माँ को कहना कि वो मेरी जो सैंडल थी वो मुझे दे दे। गंगा ये सब सुन के घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता, चुपचाप वहाँ भूत बन के खड़ा रहता है। मीरा ये बोल के वहाँ से फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी उसके अंदर राहत गंगा के अंदर आती है और वो वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते गंगा अपने घर पहुँच जाता है और जहाँ उसकी पत्नी सोई थी उसी के पास जाके वो सो जाता है। उसकी पत्नी की अचानक आंखें खुलती हैं और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है ना। लेकिन गंगा कुछ नहीं बोलता है। उसका शरीर कांपने लगता है। वो उसके शरीर को, बदन को हाथ लगाती है, देखती है कहीं उसको कोई बुखार तो नहीं आ गया। लेकिन जब वो उसको शरीर को हाथ लगाती है तो पाती है कि उसका शरीर ठंडा है और पानी निकल रहा है। उसकी पत्नी को शायद वहम हो जाता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो कुछ नहीं बोलती, उसके ऊपर एक गर्म कंबल डाल देती है और उसके पास ही लिपट के सो जाती है। जैसे तैसे सुबह होती है। गंगा का दोस्त उसके वहाँ जाता है जहाँ जाल बिछाया होता है। वो जाता है लेकिन वहाँ गंगा नहीं रहता है। वो देखता है इसकी मछली जाल में तो काफ़ी मछलियाँ पड़ी हैं, लेकिन गंगा है कहाँ। वो वही बात कहने के लिए उसे घर जाता है और कहता है, गंगा भैया, ओ गंगा भैया, अरे कहाँ अपनी मछलियों को छोड़ के तुम घर पे हो। मछलियाँ तो तुम्हारे पार कर रही हैं सारे तुम्हारे जाल से, कहाँ हो तुम। उसकी गंगा की पत्नी जागती है और कहते हैं वो सो रहे हैं। कह रहे सो रहे हैं, कह रहे गंगा भैया तो इस तरह पर भी मछलियाँ छोड़ के कभी नहीं आते हैं, क्या हो गया, उनकी तबीयत सही तो है। उनकी पत्नी कहती है पता नहीं क्या हुआ, रात को ये आए, काफ़ी घबराए हुए से थे और काँप रहे थे, मैंने उसे किसी तरह सुला दिया। वो कहते हैं काँप रहे थे, क्या बात हो गई, उनकी तबीयत तो सही है ना, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। कहती हाँ हाँ, ये यहीं पे सोए हैं। उनके जो दोस्त होते हैं, उम्र में खैर गंगा बड़े होते हैं, तो वो जब भी उनसे मिलते हैं भैया कहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में दोस्ती का संबंध रहता है। वो कहते हैं गंगा भैया, अरे क्या हो गया, क्यों भाग आए, आपकी सारी मछलियाँ तो जाल फांग के भाग रही है और आप सोए हुए हो। गंगा की आंखें खुलती है। वो सामने अपनी पत्नी और अपने दोस्त को देखता है। थोड़ा मन शांत रहता है, शरीर भी नॉर्मल रहता है। वो कहता है मुझे थोड़ा समय दो, मैं थोड़ा मुंह हाथ धो के आता हूँ। गंगा उठता है, पानी से मुंह हाथ धोता है। गंगा की पत्नी चाय बनाती है और वो गंगा को और उसके दोस्त को देती है और खुद भी चाय लेके बैठ जाती है। अब उसका दोस्त उससे पूछता है कि गंगा, क्या बात है भैया, आप रात को इस तरह से क्यों दौड़ के आ गए, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। गंगा कहता है मैं जो बताऊंगा
शायद तुम लोग को विश्वास ना हो। वो कहता है कि भैया हम तो आपके विश्वास करते हैं, आपने हमारे साथ कभी कोई ऐसा बात कभी कही नहीं झूठी, क्या बात है? कहता है मैंने मीरा को देखा। कहते हैं मीरा को? कौन मीरा को? कह रही वही मीरा को जिसकी 2-3 दिन पहले मृत्यु हो गई है। कह रहे भैया ये आपका वहम होगा, जो लड़की मर गई वो दोबारा कहाँ से आएगी? कहते हैं नहीं नहीं, मैंने सच में मीरा को देखा है, वो मीरा ही थी। कह रहे मीरा थी? कह रही हाँ वो मीरा ही थी। वो मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरा जो सैंडल है वो अपने मैं बांस के उसमें कोने में रख के आई हूँ, मेरी माँ को कहना कि वो मेरा सैंडल दे दे। सभी हैरान होते हैं, यार क्या बात है। कहते यार इस बात की सच्चाई पता करने का एक ही कारण है, हमें मीरा के घर जाना चाहिए, उसके माता पिता को कहना चाहिए क्या उसका कोई सच में कोई ऐसा सैंडल है। तब गंगा, उसकी पत्नी और उसके दोस्त सभी मिलकर मीरा के माँ बाप के घर जाते हैं। माँ बाप दोनों बैठे उदास रोते रहते हैं और गांव के कुछ 2-4 लोग भी उनके पास बैठे हैं, सांत्वना देते रहते हैं। गंगा और उसकी पत्नी और उनको दोस्त को देखकर उनके पिताजी, मीरा के पिताजी सबको बैठने के लिए कुर्सी वगैरह देते हैं। कहते हैं आओ बैठो। उनको लगता है शायद 13वीं के लिए आए हैं, 13वीं के बारे में पता करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। मीरा के पिताजी सबके लिए चाय मंगवाते हैं, सबको चाय देते हैं। गंगा कहता है मैं रात को वहाँ सोया था, तब मेरे सामने मीरा आई। कहते मीरा आई? कह रहे हैं गंगा भैया, गंगा तुम क्या कह रहे हो, मीरा भले कैसी आ जाती है, तुम तो जानते हो कि मीरा का स्वर्गवास हो गया है। कहते नहीं नहीं, मैंने मीरा को देखा है, मैं वहाँ सो रहा था, वो आई मेरे पास और उसने मुझे आवाज़ दिया और उसने कहा कि उसका कुछ सामान है जो आपके घर पे है, वो उसे चाहिए। मीरा के पिताजी कहते हैं कि ऐसा क्या सा सामान है जो उसका वहाँ पे है। वो गंगा कहते हैं वो किसी सैंडल के बारे में बोल रही थी, वो कह रही थी कि उसने किसी बांस की खोंचे में रख दिया है, वो उसे चाहिए। ये बात सुन के मीरा की माँ रोने लग जाती है। वो कहती हाँ ये बात सत्य है, मरने से एक दिन पहले ही मीरा ने अपने पैसों से एक बहुत ही सुंदर सैंडल खरीदा था। वो कहती थी मैं इसे अपनी शादी में पहनूंगी और उसे उसने अपने रख लिया था। मीरा की शादी होने वाली थी, कुछ समय बचे थे। अब ये बातें सुनकर मीरा और उसकी माता पिता सभी रोने लग जाते हैं। उनको रोता देख बाकी के आस पड़ोस गंगा भी हैं, उनके भी आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद सभी कहते हैं कि भैया जिसकी वस्तु है उसे दे दो। शायद इसीलिए वो गंगा के पास आई थी, ये बताने के लिए कि उसकी सैंडल दे दी। गंगा, मीरा के पिताजी, मीरा की माताजी और उसके मित्र और 2-4 लोग सभी मिलके वहीं जाते हैं शमशान घाट में, जहाँ पे मीरा का अंतिम संस्कार हुआ था। गांव के अंदर जब भी कोई संस्कार होता है तो जब तक उसकी 13वीं नहीं होती, वहाँ पे एक मिट्टी का पिंड बना दिया जाता है, जहाँ पर उसके जो सारी कर्म क्रिया के जो भी विधि विधान होते हैं वो उसी पिंड के पास होते हैं। मीरा के भी ऐसे हुआ गया, जहाँ उसके अंतिम संस्कार वही मिट्टी का पिंड बना हुआ था। सारे लोग वो सैंडल लेके मीरा के पिंड के पास जाते हैं और सैंडल वहीं पर रख देते हैं और हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हैं कि देखो अगर तुम्हारा कुछ भी सामान रह गया हो या हम भूल गए हो तो हम लोग को आप क्षमा कर देना। खैर इसके बाद मीरा किसी को कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन गंगा जो होता है इस सदमे से थोड़ा भयभीत रहता है। उसके बाद वो अपनी वो जगह को भी छोड़ देता है, वो अपनी दूसरी जगह बना लेता है और बरसात के दिन में जब भी जाता है, अब दिन में जाता है, रात में नहीं जाता है। अब सभी माहौल ठीक हैं, सभी अच्छे हैं, सभी रह रहे हैं। मीरा के पिताजी भी आज के दिन में बहुत अच्छे हैं
अच्छे रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।